हेलो दोस्तों। आज हम सीटेट की सीडीपी सेक्शन में जो प्रमुख सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहला जो हम आज अध्ययन करेंगे वो हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे जो हैं वो स्विस बायोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने आनुवंशिकता पर ज़्यादा जोर दिया है। उनके अनुसार विकास के 4 स्तर हैं, जिसमें उन्होंने 4 स्तर बताए। उनका अध्ययन हम आने वाले कुछ मिनटों में करेंगे। सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में कुछ प्रमुख परिचयात्मक तथ्यों का अध्ययन करेंगे। ये स्विस बायोलॉजिस्ट हैं और इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट वे होते हैं जो इनको हिंदी में मौलिक रचनावादी कहेंगे। मौलिक रचनावादी वे जो कट्टर रचनावादी हैं, और जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने विकास को असतत बताया। और इन्होंने जिन 4 कारकों को महत्वपूर्ण माना था वे कारक हैं परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। सामाजिक अन्योन्य क्रिया को वैसे इन्होंने कम महत्वपूर्ण माना, लेकिन अपने सिद्धांत में इसको भी स्थान दिया। इसके अलावा इन्होंने साम्य, बैलेंस या इक्विलिब्रियम को भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना। इनके अनुसार परिपक्वता क्या है? परिपक्वता को इन्होंने इस तरह बताया कि ये सीखने के लिए तत्परता है जिसमें आयु महत्वपूर्ण है। इसको इन्होंने रेडीनेस टू लर्न बताया कि यह परिपक्वता वह उम्र है जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर होता है, सीखने के लिए उसमें रुचि होती है। इसके अलावा उन्होंने अनुभव के बारे में बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे हर चीज़ से सीखते हैं और वे क्रिया करके सीखते हैं। इन्होंने छोटे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक अन्योन्य क्रिया मतलब सामाजिक मेल मिलाप आदि को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। साम्यता, बैलेंस ये होती हैं जिसमें कोई चीज़ अव्यवस्थित होती है उसको व्यवस्थित किया जाता है। इसके अलावा इनके सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, उनका अध्ययन हम अब करेंगे, जिसमें पहला होता है अनुकूलन या अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में इन्होंने 2 कारकों को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें पहला कारक है एकोमोडेशन समायोजन, और दूसरा कारक है असिमिलेशन आत्मसात, जिसमें इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द दिया है वो है स्कीमा। स्कीमा में इन्होंने बताया कि ये जो स्कीमा होती हैं वे संज्ञानात्मक संरचना की मूलभूत इकाई होती हैं। स्कीमा को इन्होंने सूचनाओं के छोटे छोटे खंड माना, जिसमें उन्होंने बताया कि ये वर्तमान में हमारे समझने का ढंग है। हम वर्तमान में किसी चीज़ को किस तरह से समझते हैं वही स्कीमा कही जाती है। आगे हम अडेप्टेशन अनुकूलन को विस्तारित समझेंगे। जैसे अडेप्टेशन को 2 भागों में बांटा इन्होंने, जिसमें 2 भाग शामिल होते हैं। पहला होता है असिमिलेशन, जिसको हिंदी में आत्मसात या समावेश कहा जाता है, और दूसरा है समायोजन, जिसको इंग्लिश में अकोमोडेशन कहते हैं। असिमिलेशन में क्या होता है? वर्तमान ज्ञान में कुछ जोड़ना, स्कीमा में कुछ जोड़ना, कुछ ऐड करते हैं हम हमारे वर्तमान नॉलेज में या ज्ञान में, तो वो असिमिलेशन होता है। और दूसरा है ये अकोमोडेशन, जिसमें वर्तमान ज्ञान में मॉडिफाई करके, बदलाव करके कुछ नया निर्माण किया जाता है, नया बनाया जाता है। हमारी जो पुरानी स्कीमा होती हैं, पुराना नॉलेज होता है, उसमें हम कुछ बदलाव करते हैं, कुछ नया जोड़ते हैं, तो वही अकोमोडेशन या समायोजन है। इसमें याद रखना दोस्तों, इसमें एडजस्ट होता है, कुछ चीज़ हम एडजस्ट करके सीखते हैं। हमारे वर्तमान जो स्कीमा होती है उसमें एडजस्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं।
इसके अलावा जीन पियाजे ने बताया कि विचारों से भाषा आती है या विचारों से भाषा आएगी। इन्होंने बताया कि स्कीमा में कुछ ऐड करते हैं जिससे बैलेंस सामने आता है, जिससे नई स्थिति आती है। नई स्थिति के बाद में हम साम्य या समायोजन करते हैं। असाम्य से समायोजन इस प्रक्रिया में टोटल किया जाता है। अगर हम संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास के 4 स्तरों का अध्ययन करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं SPCF कहता हूँ। SPCF मतलब सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, जिनका हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अध्ययन आगे करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम जीन पियाजे के जो 4 संज्ञानात्मक स्तर या बौद्धिक विकास के स्तर बताए हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला स्तर है संवेदीपेशीय अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष की आयु तक रहती हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 6 वर्ष तक रहती है। तीसरी है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 या 12 वर्ष तक रहती है। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 से ज़्यादा वर्ष या फिर 12 से 15 वर्ष तक रहती हैं। इसमें सबसे पहली अवस्था आती है संवेदीपेशीय अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक रहती है, जिसमें इन्होंने बताया कि इसमें सेंसेस आर टीचर्स, अर्थात जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, वे ही शिक्षक होती हैं, वही इस अवस्था में हमें सिखाती हैं। और संवेदीपेशीय अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, जिसको वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ये जो वस्तु स्थायित्व होता है ये होता है कि कोई खिलौना या कोई वस्तु एक बच्चे के पास होती हैं, तो वो उस वस्तु को देख लेता है तो वो उसकी मेमोरी में फिट हो जाती है, मतलब उसका एक प्रतिबिंब बन जाता है उसकी मेमोरी में। वो ये जो स्थिति होती है वो 9 से 10 माह या 2 साल से पहले आ जाती हैं। और इसमें गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी आ जाता है। इसके बाद में इन्होंने डेफर्ड इमिटेशन के बारे में बताया और रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में बताया, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शंस मतलब जो आँखों का झपकना वगैरह होता है, ये होता है। और डेफर्ड इमिटेशन मतलब उसने अपने किसी बड़े को, मतलब मम्मी या पापा को कोई गतिविधि करते देखा, जैसे मान लो पापा सेविंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद वो उनका ब्रश लेकर सेविंग की क्रिया को उसकी नकल करने की कोशिश करेगा। इसको डेफर्ड इमिटेशन कहते हैं। और इसी अवस्था में तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक रहती हैं। इसमें ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आती हैं और प्रतीकों का उपयोग करना स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक इंग्लिश का एक वर्ड आता है बिलीव प्ले, उसका प्रयोग भी इस अवस्था में होता है। इसके अलावा इसमें अनुकरणीयता की स्थिति आती है, मतलब अनुकरणीयता की स्थिति जो होती है वो ये होती है कि बर्फ़ का पानी बनना और पानी का वापस बर्फ़ बनना, ये अनुकरणीयता की स्थिति है। और इसमें एक होता है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। बच्चा इस अवस्था में किसी वस्तु के सभी पक्षों की ओर नहीं देख पाता, वह केवल उसके एक पक्ष को ही देख पाता है। दूसरा होता है इसके अलावा होता है ईगो सेंट्रिक बिहेवियर। इसमें अहम केंद्रिता होती है, जिसको जीन पियाजे ने काफ़ी कम आंका था। इसके अलावा होती है एनिमिज्म, जिसको जीववाद कहते हैं हिंदी में। बच्चा इस अवस्था में सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता। एनिमिज्म या जीववाद को यहाँ लिखा हुआ है कि कोई बच्चा कहता है कि चाँद हंस रहा है, मतलब वो निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता को अनुभव कर रहा है। तीसरी अवस्था है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 7 से 12 वर्ष तक रहती है। इसमें तर्क या लॉजिक की शुरुआत हो जाती है, जो कि स्थूल पदार्थों के प्रति, जो कि कंप्यूटर वाली भाषा में कहा जाए तो हार्डवेयर
एलिमेंट्स के प्रति उसकी लॉजिक की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा इसमें सक्रमक विचार या ट्रांजिटिविटी आ जाती हैं, जिसमें कोई वस्तुएं दी हुई हो तो उसमें जैसे मान लो ए बड़ा है बी से, बी छोटा है बी से, सी से, तो वो बच्चा बता देगा कि ए बड़ा होगा सी से। ये सक्रमक विचार है। और इसमें तीसरी अवस्था जो कि स्थूल सक्रियात्मक अवस्था है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है CCS। ये CCS यह है, इसमें कंजर्वेशन संरक्षण, वस्तु के अलग अलग पहलुओं को समझना, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, और शेरिएशन जिसको हिंदी में क्रमबद्धता, आरोही अवरोही इत्यादि कहा जाता है। ये कंजर्वेशन क्या है, ये इस थर्ड अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कंजर्वेशन मतलब शेप और साइज बदलने से क्वांटिटी नहीं बदलती। जैसे कि मान लो एक 200 ml का एक थोड़ा चौड़ी साइज का एक ये कप या मग है, अगर यही कप या मग थोड़ी लंबाई वाली साइज में बनाया जाए जबकि उसकी क्वांटिटी सेम है, अर्थात शेप और साइज बदलने से उसकी क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि रूप परिवर्तन से, केवल रूप परिवर्तन से मात्रा, संख्या, भार और आयतन में बदलाव नहीं आता। और इसी अवस्था में एक और गुण आ जाता है, उत्क्रमणीयता का गुण, मतलब बर्फ़ का पानी में बदलना और पानी का बर्फ़ में बदलना, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं था, वो इस अवस्था में आ जाता है। फिर आता है पारस्परिक संबंध समझना। बच्चा इस अवस्था में अर्थात थर्ड अवस्था में ये पारस्परिक संबंधों को समझने लग जाता है, जिसमें दो प्रकाशों में अधिक तेज कौन है, संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग, अव्यक्त संबंधों को समझना इत्यादि वो समझने लग जाता है। इसके अलावा आता है कि इसमें फोर्थ अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि किशोर अवस्था के आसपास आती है, 12 वर्ष से ज़्यादा। इसमें अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। कोई वस्तु नहीं हो तो भी उस वस्तु के बारे में वो सोच सकता है, उसके बारे में विचार कर सकता है इत्यादि। ये जो बात होती हैं ये इस अवस्था में आ जाती हैं। इसी अवस्था में वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि होते हैं, जो कि हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, उनको भी वो इमेजिन कर सकता है, कल्पना कर सकता है। इसमें डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, निगमनात्मक चिंतन आता है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग भी इस अवस्था में आ जाती है, तार्किक चिंतन की क्षमता उसमें आ जाती है, समस्या समाधान की क्षमता आती है, किसी स्थिति के वास्तविक अवास्तविक में वो अंतर भी कर सकता है। अब आता है जीन पियाजे के शैक्षिक अनुप्रयोग। अगर शिक्षा की दृष्टि से इसका उपयोग किया जाए तो आयु के अनुसार हम बच्चों का पाठ्यक्रम तय कर सकते हैं, प्रयोग या एक्सपेरिमेंट करने पर जोर दिया जा सकता है। एक शिक्षक को जीन पियाजे ने फैसिलिटेटर अर्थात सुविधादाता बताया। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन, बाहरी दुनिया से बच्चे को कराने दिया जाना चाहिए, उसको केवल किताबी नॉलेज देना ही पर्याप्त नहीं होता। पांचवा बिंदु आता है इसका शैक्षिक अनुप्रयोग का। बहुत सी क्रियाएं बच्चों से करवाई जानी चाहिए और बच्चे स्वयं करेंगे तो ये ज़्यादा सीखेंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना है। इसके अलावा मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना जो होती हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु तक मैक्सिमम विकसित हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चों के विचार और बड़ों के विचार के बारे में जीन पियाजे ने बताया कि उनकी मात्रा समान होती है लेकिन प्रकार या गुणवत्ता अलग अलग होती हैं। जीन पियाजे ने बताया कि मान लो कि एक दिन में बच्चों और विचारों की संख्या जो होती हैं बच्चों और बड़ों में लगभग मान लो कि 500 से 1000 के आसपास होती हैं। तो ये जो संख्या होती है, अमाउंट, मात्रा होती है, वो दोनों में समान होती है लेकिन उनका प्रकार या गुणवत्ता अलग अलग होती है, वो आयु के अनुसार हो जाती हैं। बच्चों की प्रॉब्लम्स या समस्याएं या इच्छाएं और बड़ों की प्रॉब्लम्स, इच्छाएं वगैरह ये अलग अलग होती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप इससे रिलेटेड CDP से रिलेटेड और भी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं या CDP का पूरा सार देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप ये CDP का सार या समरी देखना चाहते हैं। और अगर आप CDP के फ्री नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।